जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। Jai Hind Defense Aspirants, a very warm welcome to the YouTube channel of Trishul Defense Academy. I hope आपके FCAT examinations अच्छे गए होंगे and I hope you all will pass out with flying colors. So today we will be learning about one important topic, that is powers of President and Vice President of India. ये आपके अपकमिंग CDS और FCAT एग्जामिनेशन दोनों के लिए ही बहुत ही यूज़फुल रहेगा, इसलिए प्लीज़ इसको भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग टाइमली रिवीजन करते रहिएगा। So, the President of India, he is the ceremonial head of the state and he is the commander-in-chief of all the armed forces. तो he is such an important figure. और अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट है हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी, and the first president was Dr. Rajendra Prasad. So as he is the commander in chief of the armed forces, he is an important figure. So let's discuss about how he is elected, what are his powers, क्या क्या उसके कंट्रोल में होता है, कौन से बिल्स होते हैं, what articles talk about all these things. We'll learn about them in detail. So the election, first of all, कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो जो नॉर्मल इलेक्शन प्रोसीजर है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे? विल गेट टू नो। तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट and the member of an electoral college elects president. And Article 55 talks about manner of election. Article 54 बोलता है कि इलेक्शन प्रेसिडेंट का होना चाहिए क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक है, और जो इलेक्ट्रिकल आर्टिकल 55 है वो टॉक करता है अबाउट द कैसे होना चाहिए। ये डिफरेंट होता है थोड़ा सा। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग होते हैं, तो बेसिकली इसमें दिस इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ MLAs एंड MPs, और इनके हर लाइक यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजीज जहाँ पे हर एक के वोट की सिंपल वैल्यू सेम वैल्यू होती है, वैसा नहीं होता है। उसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि MLAs जो डिफरेंट क्योंकि नॉर्मल पीपल कॉमन पीपल इसमें वोट नहीं करते हैं, MLAs एंड MP करते हैं, हु रिप्रेजेंट द विल ऑफ द कॉमन पॉपुलेशन। नाउ दैट इज़ वाई जो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन MLA है वो total population of the state upon total number of the elected members in the state legislative assembly into 1/1000। ये एक MLA के वोट की वैल्यू होती है। दैट इज वो डिपेंड करता है कौन सी उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, और वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं डिवाइडेड बाय 1000। और जो MP का वोट का वैल्यू होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका इज स्लाइटली हायर, एंड वो वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स। लाइक पूरे इंडिया भर में जितने भी स्टेट्स हैं उनके सबके जितने भी MLAs हैं उनका जो वैल्यू टोटल वोट्स का हो जाएगा। लाइक एक MLA के वोट की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, इसका सम करके जो वैल्यू आती है डिवाइडेड बाय कितने MPs हैं टोटल। तो इंडिया में कितने MPs होते हैं? टेल मी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स, लोकसभा में कितने हैं? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो इसमें वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन MP कॉन्स्टिट्यूट करने में हेल्प करते हैं। नाउ इलेक्शन के बारे में कहा जाता है कि द इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? यही, क्योंकि हर MLA और MP अपनी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, वो वहाँ के पॉपुलेशन की विल होती है, और इसीलिए उसका जो वोट का वैल्यू होता है वो वी conclude from the population of the state divided by total number of MLAs in that state, and by means of single transferable vote by secret ballot। single transferable vote मतलब एक MLA के वोट की वैल्यू निकाली जाती है और सिर्फ वो एक ही बार वोट कर सकता है, सिंगल वोट। नाउ द सेंसस ऑफ 1971, अब टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम 1971 का जो सेंसस था उसको इंक्लूड करते हैं। नाउ टेन्योर, अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया,
और उसके बाद उनका टेन्योर क्या होता है। सो जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का वो होता है आर्टिकल 56। अब कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो आर्टिकल 54, 55, 56 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे टॉक अबाउट द टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट इन ऑफिस। कितने साल का टर्म होता है इनका। द प्रेसिडेंट हियर होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन से ओथ लेता है उनसे 5 साल तक ही होल्ड्स द ऑफिस, and he can hold his office beyond his term until his successor assumes charge. इन रेयर केसेस में होता है ये कि अगर सक्सेसर ने चार्ज अज्यूम नहीं किया है तो ही कैन होल्ड हिज ऑफिस बियॉन्ड द टर्म ऑफ 5 years एंड ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। गाइज ये जो डॉटेड पॉइंट्स हैं इनको प्लीज नोट कर लें, क्योंकि सीडीएस स्पेशली वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है थोड़ा डिटेल में जाके, स्पेशली पॉलिटी तो सीडीएस का फेवरेट है। अब टेन्योर के बाद हम बात करेंगे रेजिग्नेशन की। सो रेजिग्नेशन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम, और ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को। सो प्रेसिडेंट ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम। नाउ द एलिजिबिलिटी, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशन होती है तो ऑफकोर्स कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे जो फुलफिल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बी नॉमिनेटेड or be eligible for the election of the President of India. So person consisting election for the post of President must be A, एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, and beyond 35 years of age होना चाहिए, and qualified for election as a member of House of the People. That is House of the People क्या होता है, लोकसभा, तो उसका इलेक्शन के लिए भी क्वालिफाई होना चाहिए एमपी के लिए। must not hold any office of profit under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जो एमपी होने की जो कंडीशंस होती हैं वो विल लर्न अबाउट देम इन डिटेल, उसको ही शुड होल्ड दोज क्वालिफिकेशंस एज वेल। अब वो क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, टेल मी अबाउट देम इन द कमेंट सेक्शन। नाउ ओथ, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद ही हैज़ टू टेक ओथ that he will be fulfilling his duty and what are the duties that he is as a president of India he is going to fulfill. So oath जो है उसमें कौन से आर्टिकल में आती है, वो आती है आर्टिकल 60 में। प्लीज़ ये आप आर्टिकल्स के साथ इनको रिलेट करते चलेंगे कि जैसे लाइक आर्टिकल 60 ओथ का है तो उसके बाद वाला इम्पीचमेंट का है, आप समझ जाएंगे। 53 से वी स्टार्टेड टॉकिंग, सो 53, 54, 55, 58, 60, 61। सो इनको ओथ दिलाता कौन है, इनको ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड अगर सीजेआई नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ सीजेआई द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द एससी डज द नीडफुल। एंड द एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होते हैं, कई बार इन केस ऑफ लाइक टर्म के बीच में प्रेसिडेंट्स की डेथ या कोई और रीजंस की वजह से रिमूवल पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको भी सिमिलर ओथ एंड अफर्मेशंस लेने पड़ते हैं। नाउ इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल, मेथोडिकल रिमूवल जो होता है वो अगर कभी प्रेसिडेंट को हटाना पड़ा बिकॉज ही इज़ नॉट फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज़, वो एलिजिबिलिटी या कुछ भी इश्यूज की वजह से, तो वो इम्पीचमेंट कैसे होता है। सो द प्रेसिडेंट ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट, और ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61। सीडीएस में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी आया था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के आर्टिकल से रिलेटेड। Now the ground on which he can be impeached is violation of the constitution. So अगर he violates the constitution if through any means, तो he can be impeached. And impeachment charges can be initiated by the either house of the parliament. कोई भी बीट राज्यसभा और बीट लोकसभा impeachment charges को initiate कर सकता है। And इस इन केस अगर इम्पीचमेंट मोशन रेज कर दिया गया है और किसी भी हाउस के द्वारा, तो जो प्रेसिडेंट होता है उसको 14 डेज का टाइम पीरियड मिलता है टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बट नॉट वोट बिफोर ईदर हाउस। उनको किसी भी एक हाउस, जिस हाउस ने भी ये चार्जेस उठाए हैं उनके आगे प्रेजेंट होना पड़ता है, पर वहाँ पे वो वोट नहीं कर सकते इम्पीचमेंट बिल में। ना पावर्स क्या होती हैं, सो वी टॉक्ड अबाउट हाउ इज इलेक्टेड, व्हाट आर हिज टेनर्स, ओथ कौन दिलाता है। अब पावर्स क्या होती है, प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, तो पावर्स ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंजॉयज। सो पावर्स एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट आर एज फॉलोज।
सो एग्जीक्यूटिव पावर्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन इन हिज नेम, सारे भी जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू मस्ट हैव सीन इन द बिल्स, जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो भी होते हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर्स ही enjoys. Legislative powers, that is after his accent only a bill can become a law. Then financial powers, जुडिशियल पावर्स, अगर दोनों हाउसेस, लेजिस्लेटिव पावर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दोनों हाउसेस के बाद उनके पास जाती है वो बिल एक्सेप्ट होने के लिए, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाती है और तभी कोई बिल एक लॉ बनती है. फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, diplomatic powers, international treaties and agreements are concluded on his behalf. Judicial powers में he also has the powers to give mercy pleas, to handle mercy pleas, इसके बारे में काफ़ी वो रहता है. He has the right to cancel the death sentence of or give accept mercy pleas. Now military powers, he is the supreme commander of the defense forces. He is so he has the military powers. Emergency powers, that is ordinance making power. He has veto, absolute veto, suspensive veto and pocket veto. एंड वीटो पावर ऑब्वियसली वही कि एब्सोल्यूट वीटो होता है, कोई बिल को वो डायरेक्टली मना कर सकता है. सस्पेंसिव वीटो, दैट मीन्स उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकता है कि नहीं अभी नहीं. एंड पार्डनिंग पावर, एज वी टॉक्ड अबाउट द मर्सी प्लीज जो आर्टिकल 72 में होती है. सो ये पार्डनिंग पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है. नाउ वाइस प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट के बाद एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है जो होता है वाइस प्रेसिडेंट एक किसी भी कंट्री का. एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है तो इनके इलेक्शंस की बात होती है किसमें, आर्टिकल 66 में. सो हाउ इज इलेक्टेड, ही इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन. और इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें कौन कौन से होते हैं, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मीन्स लाइक राज्यसभा एंड लोकसभा में दोनों में ही कुछ लोग इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो दोनों. बट इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलएज का होता था कंट्रीब्यूशन, वेयर एज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलएज का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. नाउ टेन्योर क्या होता है इनका, वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है, आर्टिकल 67 में इस बारे में बात की गई है. ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. लाइक प्रेसिडेंट ही ऑल्सो होल्ड्स द ऑफिस ऑफ फॉर द टर्म ऑफ 5 years. और अभी के टाइम पे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इट इज ऑनरेबल मिस्टर वेंकैया नायडू. एंड he holds office for a term of 5 years from the date he enters upon his office. Like president, he can also assume hold office beyond his term. That is कि अगर उनका जो सक्सेसर ने अभी तक चार्ज नहीं लिया है तो ये अपने 5 साल के टेन्योर के ऊपर भी ही कैन होल्ड ऑफिस जब तक इनके सक्सेसर चार्ज ना ले ले. एंड ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये री इलेक्शन के लिए भी जा सकते हैं. अभी ओथ, इनकी ओथ होती है आर्टिकल 69 में. तो आर्टिकल 69 टॉक्स अबाउट द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड इट इज ऑल्सो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ओथ ऑफ ऑफिस. जो इनको ओथ कौन दिलाता है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट और समवन अपॉइंटेड बाय हिम ऑन दैट बिहाफ. अगर प्रेसिडेंट फॉर एनी रीजन प्रेजेंट नहीं हो पाता है टू एडमिनिस्टर ओथ टू वाइस प्रेसिडेंट, तो इन दैट केस ही अपॉइंट समवन और वो फिर उनको ओथ दिलाता है. नाउ रिमूवल, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस था वो प्रेसिडेंट के लिए था. एंड नाउ वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करते हैं इफ ही इज वायलेटिंग द लॉ और नॉट फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज. सो ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट. तो हमने प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन में क्या पढ़ा था कि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देता है. He can be removed by the resolution of Rajya Sabha passed by special majority and agreed by Lok Sabha. So अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर देती है राज्यसभा जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी होता है और लोकसभा भी उस पर एग्री कर जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है. एंड नो ग्राउंड ऑफ रिमूवल और फॉर्मल इम्पीचमेंट. फॉर प्रेसिडेंट के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट रिक्वायर्ड था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं होता है. और इनको भी 14 डेज ऑफ एडवांस नोटिस सर्व्ड. एज वी सॉ कि प्रेसिडेंट के लिए क्या था, 14 डेज के जो इम्पीचमेंट का जो बिल आया था उसके 14 डेज के अंदर उनको इधर हाउस के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है.
जबकि इसमें क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज ऑफ एडवांस नोटिस इज सर्व्ड। ना क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? सो इनकी क्वालिफिकेशंस होती है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स, तो ये दोनों क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट वाली सेम ही है। शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शन एज एन एमपी के इलेक्शन के लिए वो लाइक प्रेसिडेंट के लिए क्या होगा कि शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा, पीपल्स हाउस, जबकि फॉर वाइस प्रेसिडेंट ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। And like president, he should not hold any office of profit under union, state government or any local or public authority. Now, powers. What are the powers that he enjoys? So, the powers of the vice president, he acts as an ex officio chairman of Rajya Sabha. We all know that कि राज्य सभा का chairman हमेशा vice president होता है. And he acts as president when a vacancy occurs in the office of president. In case अगर for any reason the president की जो सीट होती है वो खाली होती है या वैकेंसी आ जाती है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में because of death or because of other reasons, so at those times he acts as a president. And while acting as a president, he does not perform his duties of office as a chairman of Rajya Sabha. But when he is acting as the president, मतलब जब भी वो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है उस टाइम पे वो राज्यसभा का जो चेयरमैन की ड्यूटी होती है वो परफॉर्म नहीं करते हैं ना। इमोलमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द, तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इमोलमेंट्स वेर एज ही ड्रॉज हिज रेगुलर सैलरी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एमोलमेंट्स मतलब भत्ता बोल सकते हैं कि जो इनको पेमेंट क्या होती है, तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी एमोलमेंट्स एज वाइस प्रेसिडेंट हमने, बट ये क्या होती है, इनकी रेगुलर सैलरी जो होती है वो एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होती है। सो गाइज दैट विल बी इट, कीप प्रिपेयरिंग and give the answers of the questions that I have asked in the comment section, and also let me know if you want videos on other informative topics regarding CDS and FCAT. I hope आप सब ने मेहनत किया होगा and you all are expecting great marks in the FCAT 1 2022, and now for those जिनको लग रहा है थोड़ी सी कमी रह गई है इस बार, there is no need to lose hope, there is always hope, and अभी CDS is upcoming, CDS 1 2021 अप्रैल में है, and also FCAT 2 2021 भी अगस्त में होगा, तो उसकी प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए and definitely you will score better or you will score good marks in the next examinations. And if you have already इस बार आपने मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, then congratulations, आप अपने SSB की प्रिपरेशन में लग जाइए because that is an important step after you clear the written examination. Till then, keep working hard, keep dreaming, and all the best. See you all in defense uniform someday. Thank you. And yes, please like and share this video and also subscribe to the YouTube channel of Trishul Defense Academy. Thank you. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।